जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कहा जाता है। ठीक है, इस अधिनियम को देखेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। और इससे पहले हमने जैसे कि गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में पूर्ण हुए थे, इन सब के बारे में वीडियो पर बनाया। इससे पहले नेहरू रिपोर्ट आई, उस पर भी हमने बनाया है वीडियो। इसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जितने भी चार्टर एक्ट आए, सन 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1813, फिर 1833, 1853, इसके बाद 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, ब्रिटिश का शासन, ब्रिटिश मतलब कंपनी का शासन समाप्त होता है और भारत की क्राउन का शासन आता है। वो सारे वीडियो हमने बनाए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत शासन अधिनियम, इसकी विशेषताएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सन 1930 में आपको पता होगा पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। ठीक है, 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और एक बात और, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों को अटेंड करने वाले नेता कौन थे। तो कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी जाते हैं RSS राजपूताना जहाज से। ठीक है, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलनों को अटेंड करने वाले एक ही व्यक्ति थे, जिनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है ना, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है ना, और इस भारत शासन अधिनियम में उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका है, क्योंकि इसको बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। शायद संविधान बनाने से भी ज़्यादा इसमें उनका योगदान है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसमें पहले से ही दे रखी हैं। ठीक है, तो लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित इस अधिनियम का निर्माण किया गया था। इस अधिनियम का निर्माण ही क्यों किया गया था, पहले भी मैंने बोला, तो इसीलिए किया गया था क्योंकि आपने देख लिया है कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें सांप्रदायिक चैट की घोषणा होती है। ठीक है ना, है ना, इसमें दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल की बात की जाती है। फिर इसके बाद भारत शासन अधिनियम आता है, ताकि जो भी सुधार हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपने साइमन कमीशन देखा, उसके बाद जो वैधानिक आयोग बना था उससे हुआ, तो उनमें जो कमियां थी, कमियों को दूर करने के लिए यह अधिनियम आया था। जो भी हमारे यहाँ संवैधानिक कमियां थी उस समय, उनको दूर करने के लिए भारत शासन अधिनियम आया। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता, जैसे कि हमारे संविधान में कहा जाता है कि 1/3 चीज़ें भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो संविधान है उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न देशों से हमारे संविधान में चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ का जो भारत शासन अधिनियम था उससे भी हमने 1/3 जो चीज़ें हैं वो कहाँ से ली हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषताओं को देखने वाले हैं, तो देखिए शुरू करते हैं। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी। सबसे पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से संघ की नींव रख ली गई। ठीक है ना, जैसे अभी हमारे संविधान में सबसे पहले प्रास्तावना है, जब अनुच्छेदों की यानी कि आर्टिकल्स की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले आर्टिकल में क्या कहा जाता है, भारत जो कि राज्यों का संघ है। क्या कहा जाता है, वही जो संघ है, जो संघीय व्यवस्था की नींव कब रखी गई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में रखी गई थी। ठीक है, तथा संघ को 2 इकाइयाँ और संघ को 2 इकाइयों में भी बांट दिया गया है। कहना चाह रहा है जैसे कि ब्रिटिश एक तो भारतीय प्रांत, ठीक है ना, एक तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे और दूसरे देसी रियासतें थी। उस समय रियासतें भी तो थी, जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, लखनऊ, अपनी अपनी रियासतें भी थी उस समय। और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन पर ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, उन पर भी शासन किया करते थे। ठीक है ना, लेकिन जो रियासतें थी उन पर थोड़ा बहुत शासन बाकी रियासत के जो भी राजा हुआ करते थे वो किया करते थे। ठीक है, तो इसके माध्यम से केंद्र में द्विशासन व्यवस्था को अपनाया गया, अर्थात शक्तियों का विभाजन किया गया एवं 3 सूचियाँ बनाई गई। जो आपने वर्तमान में आप 7वीं अनुसूची देखते होंगे, जो हमारे संविधान में वर्तमान में 7वीं अनुसूची है, उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो ये कहाँ से ली गई है, तो ये भारत शासन अधिनियम से ली गई है, क्योंकि सबसे पहले केंद्र में द्विशासन व्यवस्था को अपनाया गया, अर्थात शक्तियों का विभाजन किया गया एवं 3 सूचियाँ बनाई गई। संघ सूची, देखिए संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। सेम टू सेम चीज़ें आपको यही अब वर्तमान में संविधान में जो आपका 7वीं अनुसूची है वर्तमान में, उसमें देखने को मिलेगी समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। देखिए, तो संघ सूची में उस समय जो भारत शासन अधिनियम था उसमें कितने विषय थे, संघ सूची में आपके 59 विषय थे। और जो प्रांतीय सूची, क्योंकि राज्य नहीं थे उस समय, ठीक है, राज्य नहीं थे, प्रांतीय सूची में ना 54 विषय थे। और आपकी जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में आपके 36 विषय थे, यानी कि 36 विषय थे। ठीक है ना,
ये आपने देखा कि आपको सूचियों की व्यवस्था की गई है, आपका शक्तियों का विभाजन हो गया है भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। लेकिन कुछ विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में भी नहीं होते हैं, वो किस विषय, वो जो विषय हैं वो किस सूची में रखे जाएंगे? तो उन्हें रखा गया अवशिष्ट, जो मतलब उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अवशिष्ट शक्ति कही जाती है। और जो किसके पास थी, वो गवर्नर के पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी उस समय, ठीक है ना। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अभी भी हमारे संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विधान है, और जो कि केंद्र सरकार संसद के पास है अवशिष्ट शक्तियाँ है ना, समायती। अब संघ सूची के विषय देख लेते हैं, फिर प्रांतीय सूची के विषय देखेंगे, इसके बाद हम संवर्ती सूची के विषयों को देखेंगे, ठीक है। तो संघ सूची में विदेशी कार्य, जितने भी विदेशी कार्य जैसे वर्तमान में भी आपने देखे हैं, मुद्रा के कार्य जैसे कि जो मनी है कहाँ छपनी है, ठीक है ना, कितना हर वर्ष कितनी, आपको मापन कैसे होता है, सब ये सब किस विषय में रखे गए, संघ सूची में। मुद्रा से संबंधित जो भी पैसे, नौसेना हो गई, थल सेना हो गई, वायुसेना एवं जनगणना से संबंधित विषय थे, ठीक है ना। जनगणना शुरू हो चुकी थी, ठीक है ना, लॉर्ड मेयो के समय में सबसे पहले जनगणना हुई थी, ठीक है। तो इतने विषय हैं जो संघ सूची थे। अब प्रांतीय सूची की बात करेंगे, क्योंकि उस समय राज्य नहीं थे, उस समय प्रांत थे, ठीक है ना। वर्तमान में प्रांत शब्द आपको पूरे संविधान में नहीं मिलेगा, सब में या तो संघ राज्य, ठीक है ना, राज्य है। तो जो प्रांतीय विषय में क्या क्या था, पुलिस थी, और जो प्रांतीय लोक सेवा थे और शिक्षा इत्यादि थे। तो जो हमारे यहाँ जो वर्तमान में राज्य सेवा है ना, जो है ना राज्य सेवा है, जैसे कि यूपी में यूपीपीसीएस है, इस तरीके से एमपी में एमपीपीसीएस है ना। और संवर्ती सूची के विषय में देखेंगे तो दंड विधि थे, सिविल प्रक्रिया थी, विवाह एवं तलाक के विषय इत्यादि, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में भी है ये सब। देखिए नोट डाल, ये कह रहा है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिएगा। जो द्वैध शासन प्रणाली थी ना, उसको प्रांतों में समाप्त कर दिया गया है, केंद्र में नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया तथा प्रांतों में स्वायत्त प्रावधान किया गया। प्रांतों में क्या किया गया, स्वायत्त शासन को, है ना, क्या हुआ, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और प्रांत में स्वायत्त, उनको मतलब स्वायत्त नहीं होता, ऑटोनोमस देना। स्वायत्त को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनोमस, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस क्या होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट होते हैं लेकिन ऑटोनोमस होते हैं। तो जो प्रांत में स्वायत्त प्रावधान किया गया, मतलब जो प्रांत है वो अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, ठीक है ना। और उनमें जो द्वैध शासन है उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। अरे भैया पहले कहाँ पे राज्य में न्यायालय थे, लेकिन अब कहाँ पे, अब संघीय न्यायालय, संघ, ठीक है ना। अब किसकी, अब राज्य में क्या हुआ, अब इसके माध्यम से, इस अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या देखा, संघ सूची हो गई, प्रांतीय सूची हो गई, संवर्ती सूची हो गई, इनके विषयों को देखा कि इन विषयों में कौन कौन से, है ना, किस सूची में कौन कौन से विषयों को रखा गया है, ठीक है ना। शिक्षा किस में रखा गया है, जनगणना किस में है, लोक सेवा किस में है, और प्रांतीय सेवा किस में है। इसके बाद आपने देखा कि एक सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था कर दी गई। इतनी चीज़ें हम देख चुके हैं, चलिए आगे चलते। देखिए आप देखते हैं, इस अधिनियम के माध्यम से भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो भारत की जो परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। हम पहले भी देख चुके हैं कि एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है ना, जो अंतिम न्यायालय नहीं था। देखिए अभी हम क्या है, देखिए वर्तमान स्थिति से लेकर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वर्तमान में हमारे यहाँ स्थानीय न्यायालय होते हैं, सिविल और दोनों दंड दोनों प्रकार के न्यायालय होते हैं। इसके बाद आपके सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है ना। तो राज्य में जैसे न्यायालय होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका लास्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, आपका दिल्ली है। तो आपको कोई स्थानीय न्यायालय से यदि कोई डिसीजन मिल गया तो आप उसकी अपील कहाँ पे, जो हाई कोर्ट होता है उसमें दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हाई कोर्ट में भी आपको न्याय नहीं मिल पाया है, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जाइए, वहाँ से आपको न्याय, मतलब अंतिम न्यायालय को क्या है हमारा वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट है। अंतिम न्यायालय आप ये नहीं कह सकते आप किस राज्य के हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के हैं, इलाहाबाद वहाँ का हाई कोर्ट है। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई सज़ा सुनाई है, ऐसा नहीं है कि वो क्लियर हो चुका है। आप चाहें तो आपको दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पे अपील, आपकी जो भी अपील है आप दाखिल कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से, है ना, क्योंकि वो सुप्रीम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, जो अंतिम न्यायालय नहीं। क्योंकि जो राज्य के न्यायालय होते हैं वो अंतिम न्यायालय नहीं होते हैं। अंतिम न्यायालय कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि दिल्ली में है, ठीक है ना।
तो यही कह रहा है कि जो संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जो अंतिम न्यायालय नहीं था, संघीय न्यायालय की व्यवस्था तो कर दी गई लेकिन वो अंतिम न्यायालय नहीं था, है ना। अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रिवी काउंसिल था, जो अंतिम जो है ना वो अभी हमारा अंतिम न्यायालय, यदि आपसे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे हमारा अंतिम न्यायालय कौन है, तो हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो प्रिवी काउंसिल था उस समय में, क्या था, तो अंतिम न्यायालय क्या था, प्रिवी काउंसिल था। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। तो अंतिम न्यायालय नहीं था, और है ना वो अंतिम न्यायालय नहीं था जो संघीय न्यायालय की, अभी हमने पीछे देखा कि जो संघीय न्यायालय की जो व्यवस्था की गई है वो अंतिम है ना, लेकिन वो अंतिम न्यायालय नहीं है, प्रिवी काउंसिल अंतिम न्यायालय था, ठीक है ना। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि है ना, नेक्स्ट देखने वाले ना, तो म्यांमार, बर्मा जिसको मतलब पहले उसको क्या बर्मा कहा जाता था, वर्तमान में म्यांमार जो देश है, ठीक है ना, भारत से जिसकी सीमा लगती है, नाइपीड़ा इसकी राजधानी है, और रंगून इसका बहुत फेमस सिटी है एक, ठीक है ना। तो म्यांमार को 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। लो क्या हुआ, म्यांमार को 1937 में क्या हुआ, भारत से अलग भी कर दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से, ठीक है। अगली विशेषता है कि प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। जो प्रांत में जो विधानमंडल थे ना, प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार कर दिया गया, ठीक है ना। 11 प्रांतों से मतलब जो 11 पहले क्या 11 प्रांतों में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। 6 विधान, क्योंकि विस्तार कर रहे हैं ना, इसीलिए 11 प्रांत, 6 में तो क्या हुआ, 2 सदन की व्यवस्था कर दी गई 6 विधानमंडलों में, ठीक है ना। और 6 प्रांत, और जो 6 प्रांत थे ना, असम, बिहार, बंगाल, मद्रास, बम्बई एवं संयुक्त प्रांत, ठीक है ना। संयुक्त प्रांत जिसको उस समय उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा आता है शायद, है ना, वो आता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है उत्तर प्रदेश को ही उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता है, ठीक है ना। ये सब उसमें थे, ठीक है। अगली विशेषता देखेंगे, इस अधिनियम के माध्यम से साख एवं मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सबसे मैं कहूँगी इस अधिनियम की सबसे अच्छी विशेषता है, आपको से पूछता है आरबीआई की स्थापना कब हुई है, तो 1935 में, है ना। आप कहते हैं ना 1900, तो इस अधिनियम के माध्यम से आरबीआई की स्थापना हुई है, ठीक है ना, क्योंकि दे रहा है ना, इस अधिनियम के माध्यम से साख एवं मुद्रा पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। जैसे आप रिजर्व बैंक है उसके बारे में, जैसे रिजर्व आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकर्स बैंक है आरबीआई, ठीक है ना। विदेशी मनी, आपकी मुद्रा, जो भी आपका लेन देन है, सब कुछ कौन करता है, आरबीआई। मतलब हमारा अपना तो ठीक है छोटी छोटी बैंकों में हो जाता है, लेकिन जो सरकार है, हमारी सरकार, नोट भी आरबीआई, ठीक है ना, छापती है। विदेशों से जो भी हमारा लेन देन होता है सब कौन करता है, आरबीआई करती है, ठीक है ना। तो आरबीआई की स्थापना भारत शासन अधिनियम के माध्यम से हुई थी, और आरबीआई, है ना, ठीक है, क्योंकि मुद्रा पर नियंत्रण रखने के लिए, साख पर नियंत्रण रखने के लिए आपकी इसकी व्यवस्था हुई थी, ठीक है ना। आरबीआई की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं, दलित जाति एवं मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। देखिए, यदि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की बात करें तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया, अभी गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है ना। जिस तरीके से गोलमेज सम्मेलन हुए तो उन्होंने वहाँ पे क्या, डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या करते हैं, हमारे लिए जो दलित होते हैं उनके लिए अलग देश की डिमांड करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं देश नहीं टूटने दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, है ना, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच, है ना, ये बातचीत होती है, जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो उस समय फिर इसके बाद क्या होता है, डॉक्टर अम्बेडकर मान जाते हैं, और क्या होता है, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात की जाती है, ठीक है ना। तो पहले क्या था, 71 में से आपको पता होगा 143 या फिर 142 सीटें उनके लिए आरक्षित रखी जाती है। तो ये रिजर्वेशन जो चल रहा है SC ST के लिए वो तभी से है, ठीक है ना, इस अधिनियम के माध्यम से ही दिया गया है। इस अधिनियम के बाद अब यदि महिलाओं की यदि बात की जाए तो महिलाओं को चुनाव का अधिकार सबसे पहले 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उसमें दिया गया था, ठीक है। तो आप इसमें एक बार और देख लीजिए, इस अधिनियम के माध्यम से महिलाएं, दलित जाति के लोग और जो मजदूर थे, मजदूरों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, इस अधिनियम के माध्यम से फेडरल लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। जैसे हमारे यहाँ अभी भी प्रावधान है, ठीक है ना, राज्य लोक सेवा आयोग का, इस तरीके से कि 2 संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना
की गई। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, नोट डाल के देखिए, नोट डाल के देख रहे हैं। नोट, सन 1935 का भारत शासन अधिनियम जुलाई 1936 को लागू हुआ। ठीक है ना, 1935 में तो ये बना था, बन के तैयार हुआ और जुलाई 1936 में लागू हुआ एवं इसके प्रावधानों के आधार पर 1937 में चुनाव भी हुए। आपको पता है ना, 1937 में पहली बार कांग्रेस ने चुनाव भी लड़ा था। ठीक है ना, कितनी जगह सीटें हासिल की, कितनी जगह उसने अपनी सरकार बनाई, वो भी देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे इस अधिनियम के माध्यम से ही तो चुनाव होता है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है वो जुलाई 1936 को लागू होता है और इसी प्रावधान के आधार पर 1937 में चुनाव भी हुए, जिसमें कांग्रेस ने 5 स्थानों पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ठीक है ना, कांग्रेस ने क्या किया, 5 स्थानों पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। असम, पश्चिमोत्तर प्रांत में 5 है ना, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। ठीक है ना, मिलीजुली सरकार भी बनाई, मतलब जो गठबंधन की सरकार आप वर्तमान में देख रहे हैं। तथा पंजाब में यूनियन पार्टी थी उस समय, और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी। ठीक है ना, बंगाल में कौन सी पार्टी थी, कृषक प्रजा पार्टी। एवं सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। ठीक है ना, एवं सिंध में किसकी सरकार बनी, एवं सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। ये आप याद रखिए, मोस्ट है कि सिंध में किसकी सरकार, तो मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। पंजाब में, ठीक है ना, यूनियन पार्टी, और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की जो है सरकार बनी थी। और मैंने आपको इस तरीके से वीडियो है ना, सारे अधिनियमों पर वीडियो बनाए हैं। ये सारी इसकी 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं थी। जो मोस्ट है वही है। यदि आप पूरा 1935 का भारत शासन अधिनियम देखेंगे तो शायद याद भी नहीं कर पाएंगे, और वो इतना एग्जाम में आता भी नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं इसकी, इसी से क्वेश्चन आते हैं। यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगी, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।